हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिज़िक्स का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। गति को जानना ज़रूरी है। अगर हम सरल रेखा में गति को जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि गति क्या है। फिज़िक्स की परिभाषा में हम गति किसे कहेंगे? देखिए, गतिशीलता, वस्तु की गतिशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो निर्देश तंत्र है या जो प्रेक्षक है उसकी स्थिति क्या है। तो अब हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि निर्देश तंत्र क्या है, यानी प्रेक्षक क्या है जो उस वस्तु का अध्ययन करता है। निर्देश तंत्र यानी जिसमें हम उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। तो गति का निर्धारण किससे हो रहा है? निर्देश तंत्र से। तो हमारे लिए अब क्या जरूरी है जानना? निर्देश तंत्र या ऑब्जर्वर या प्रेक्षक, राइट। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति में शब्द गति को समझने के लिए हमें निर्देश तंत्र को समझना आवश्यक है, राइट। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं निर्देश तंत्र क्या होता है, राइट। डिस्कस करते हैं। निर्देश तंत्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का या वस्तु की स्थिति का अध्ययन करते हैं, या इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी बिंदु वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक निकाय को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक निकाय, वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक निकाय, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। किसी भी पार्टिकल की, कण की, बिंदु की, वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जो आवश्यक निकाय है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, वस्तु की स्थिति सापेक्ष है, यह निर्धारित होती है निर्देश तंत्र के द्वारा। अलग अलग तरह के निर्देश तंत्र हो सकते हैं। कुछ गतिशील निर्देश तंत्र, स्थिर अवस्था में निर्देश तंत्र, घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, और सबसे सरलतम कार्तीय निर्देश तंत्र, जिस आधार पर हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। बेलनाकार और गोलीय निर्देश तंत्र आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ हम सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं कि उसमें वस्तुओं की स्थिति किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। यह स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? निर्देश तंत्र की परिभाषा जानना अनिवार्य है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में बिना निर्देश तंत्र आप किसी भी घटना की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी घटना की व्याख्या के लिए आवश्यक निकाय जो है वो निर्देश तंत्र है। बिना निर्देश तंत्र के अस्तित्व के, बिना प्रेक्षक के आप प्रेक्षण नहीं कर सकते हैं। यस, तो निर्देश तंत्र की परिभाषा क्लियर है। वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है, राइट। यहां लिखा हुआ है आवश्यक निकाय। इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट्स, राइट।
अब यहाँ हम कार्तीय निर्देश तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, कार्तीय निर्देश तंत्र। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। ये सबसे सरलतम निर्देश तंत्र है। इसमें 3 अक्ष परस्पर लंबवत एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करते हैं और उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। देखिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जहां मिल रहे हैं वो है मूल बिंदु। तो वो है मूल बिंदु, ओरिजिन इसको कहते हैं इंग्लिश में, ओ ओरिजिन। करेक्ट। अब यहां पर 3 समतल हैं। ये वाला जो तल है इसे हम कहते हैं एक्स वाई तल, क्योंकि इसमें एक्स एक्स है और वाई एक्स है, तो ये हो गया एक्स वाई तल। ये सामने वाला ये वाई जेड तल है, ये वाई जेड तल, और ये है एक्स जेड तल। देखिए, इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं। कमरे का जो कोना है, जैसे ये दीवार एक्स वाई तल, सामने वाली दीवार वाई जेड तल, और ये जो फर्श है ये हो गया एक्स जेड तल। तलों के नाम स्पष्ट है। इस तल में एक्स एक्स और वाई एक्स विद्यमान है, इसलिए ये एक्स वाई तल है। इस तल में, सामने वाले में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस विद्यमान है, तो ये वाई जेड तल है। और इस तल में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस विद्यमान है, इसलिए ये एक्स जेड तल कहलाता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं एक्स वाई तल और एक्स जेड तल का जो प्रतिच्छेदन है वो एक्स एक्स है। यानी ये दीवार और ये फर्श जहां मिल रहे हैं, ये कोना एक्स एक्स है। ये वाली दीवार और ये वाली दीवार जहां मिल रही है ये वाई एक्सिस है। क्लियर? और ये उस दीवार के नीचे फर्श और सामने वाली दीवार जहां मिल रहे हैं वो जेड एक्स है। इसे हम कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में 3 अक्ष एक्स एक्स, वाई एक्स तथा जेड एक्स परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदन करते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर? ये है कार्तीय निर्देश तंत्र। अब इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति किस प्रकार से बताई जाएगी वो अभी हम समझ रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये बिंदु है, इस बिंदु की हमें स्थिति बतानी है, ये कहां है, वो इस कार्तीय निर्देश तंत्र की सहायता से बताई जा सकती है। देखिए कैसे। ये मान लीजिए यहां पर बिंदु है, ये दिखने में आपको एक्स जेड तल में नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये स्पेस में है, यहां है, क्योंकि हम इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप समझें, दिखने में ये एक्स जेड तल पर है। जैसे इस चौक की बात करें, ये चौक सामने से देखने पर इस तल में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में कहाँ है, ये इधर है। इसी प्रकार से ये जो बिंदु दिखाया गया है ये इस तल पर नहीं है, तल से इधर है। करेक्ट? तो इसको समझेंगे अभी। अब इस बिंदु की स्थिति हमें बतानी है। इसकी स्थिति बताने के लिए हमें चाहिए निर्देशांक। अगर इस बिंदु के निर्देशांक हमें पता है तो यानी कि हमें इसकी स्थिति पता है, कहां है ये। स्थिति का मतलब ये बिंदु कहां पर स्थित है, ये इस निर्देश तंत्र की सहायता से हम बताने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हम बताएंगे। इससे हम लंब डालें एक्स जेड तल में, जैसे ये है, तो फर्श पर हमने एक लंब डाला, ये बिंदु है P।
अब फर्श पर जहां हमने लंब डाला है उस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल देते हैं। तो एक्स अक्ष पे लंब डालते हैं तो देखिए ये और ये लंबवत है, तो इसके समांतर बनाते हुए इसको बनाएंगे। इसके समांतर ये लंबवत होगा। तो देखिए ये स्थिति, इस पॉइंट से हमने P डैश पॉइंट से एक्स अक्ष पे लंब डाला। ये 90 डिग्री है, दिखने में ये 90 डिग्री नहीं है लेकिन एक्चुअल में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और P डैश से हम लंब डालेंगे जेड अक्ष पे, यानी ये इस चौक का जो लंब डाला है सामने इस अक्ष पे, जेड अक्ष पे, फर्श पे इसका जो लंब डाला है, तो फर्श पे जो बिंदु बना है उससे हम लंब डालेंगे जेड अक्ष पे। तो ये इसके समांतर, ये रेखा और ये रेखा इसके समांतर बनाएंगे हम, ये जेड एक्सिस। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। P से आपने लंब डाला एक्स जेड तल में, एक्स जेड तल में लंब डाला और फिर P डैश पॉइंट से हमने जेड अक्ष और एक्स अक्ष पे लंब डाला। ये मान लीजिए है A, ये है B, और ये जो ऊंचाई है PP डैश, इससे हम लंब डाल देते हैं यहां पर, ये हो गया C। इसको आप OA, OB और OC, इस दूरी को हम लिख दें x दूरी। मूल बिंदु से ये स्केल से मापें तो ये दूरी मान लीजिए है x, ये दूरी है y, OC y है, और ये है z, यानी OA का मान x, OC का मान y, OB का मान हमने z ले लिया। अब क्लियर हो रहा है ये पॉइंट कहाँ है? एक्चुअल में पॉइंट यहाँ है, ये इस डायरेक्शन। अगर आप इसको और समझें तो आप इसको थोड़ा तिरछा बना सकते हैं, इसके समांतर, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा है कि OC का मान y, OA का मान x और OB का मान z है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x, y, z। x, y, z बिंदु P के निर्देशांक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। तो निर्देश तंत्र के द्वारा बिंदु P की स्थिति बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांकों की। निर्देशांक क्या है? x अक्ष पे कितना प्रक्षेप है, y अक्ष पे कितना प्रक्षेप है और z अक्ष पे कितना प्रक्षेप है। ये जानकारी हम x, y, z से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस प्रकार कोई भी बिंदु दिया गया है उसके कार्तीय निर्देशांक इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। यानी अगर आपको x, y, z का मान दिया हुआ है तो x ये है, y ये है और ये z है। x का मान P से आप लंब डालेंगे, फिर इससे इस पे लंब डालेंगे तो ये दूरी x होगी, इस पे लंब डालेंगे तो ये दूरी z होगी, और ये दूरी देखिए, अगर आप देखें PP डैश और OC का मान बराबर है। अगर आप समझ पा रहे हैं इस चित्र को, PP डैश इक्वल्स टू OC, ये एक ही तल में है, ये एक ही तल है लेकिन दिखने में अलग लग रहा है। एक ही तल है ये, इस प्रकार से। तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई तो बराबर होगी, तो PP डैश इक्वल्स टू OC, ये इक्वल है दोनों। करेक्ट? ये z है, ये भी z होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री।
ये भी 90 डिग्री है, हमने P से y एक्स पे यहाँ पर लंब डाला हुआ है। तो क्लियर है, यहाँ हमने क्या बताने की कोशिश की है, किसी दिए गए बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है। कौन से निर्देश तंत्र में? कार्तीय निर्देश तंत्र में। अब इस आधार पर हम गति का वर्गीकरण कर सकते हैं, गति को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? अगर यह बिंदु गतिशील है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। अगर बिंदु P गतिशील हो, कभी यहां जाए यहां जाए यहां जाए, तो x, y और z के मान क्या होंगे? परिवर्तित होंगे निश्चित रूप से। तो हम क्या कहेंगे? अगर किसी बिंदु के या कण के या वस्तु के निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु गतिशील है। करेक्ट? तो देखिए हमने गति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। पहले हमने निर्देश तंत्र को परिभाषित किया, उसके पश्चात में बिंदु P की स्थिति को। अब अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो x, y और z में परिवर्तन होगा। यदि किसी बिंदु के निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु क्या है? गतिशील है। तो आप यहां गति को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गति किसे कहते हैं? गति यदि किसी कण के निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हों तो वस्तु गतिशील होती है। x, y व z तीनों में अगर कोई एक निर्देशांक भी परिवर्तित हो रहा है, केवल x हो रहा है तो भी वस्तु गतिशील होगी, y परिवर्तित हो रहा है तो भी वस्तु गतिशील होगी, केवल z परिवर्तित हो रहा है तो भी गतिशील होगी, कोई दो परिवर्तित हो रहे हैं तो भी वस्तु गतिशील है, तीनों अगर परिवर्तित हो रहा है तीनों में तो भी वस्तु गतिशील होती है। तीनों में से कोई एक निर्देशांक भी अगर समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसे हम कहेंगे कि वस्तु क्या है? गतिशील है। राइट? तो गति को आप हमेशा इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, क्योंकि गति का निर्धारण कौन कर रहा है? ये निर्देश तंत्र कर रहा है। इस निर्देश तंत्र में ये वस्तु गतिशील है तो इस निर्देश तंत्र के अनुसार इसके निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है? अब अलग अलग प्रकार की गति होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इसको समझते हैं। एक विमीय गति, यहां हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। गति सबसे पहले है एक विमीय गति। वन डायमेंशनल मोशन। अब एक विमीय गति को समझना बहुत आसान है। देखिए, अगर केवल x अक्ष में परिवर्तन हो रहा हो, अगर कण की गति इस प्रकार से हो कि वो x अक्ष के समांतर गतिशील हो या x अक्ष पे गतिशील हो, तो उसकी गति को हम कहेंगे एक विमीय गति। अगर केवल तीनों निर्देशांकों में केवल एक निर्देशांक ही परिवर्तित होता हो समय के साथ, दो नियत बने रहते हैं, तो गति एक विमीय गति कहलाती है। केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है, केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन, अन्य दो क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। अन्य दो स्थिर। अगर इस चौक को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए तो एक सरल रेखा में गति करता है ये, तो ये गति एक विमीय गति होगी। एक रेखा पर जो गति है, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, एक रेखा पर गति, एक हम रेखा खींच दें, सीधी रेखा हो, और इस पे अगर कोई कण या मान लीजिए चींटी गतिशील है
तो वो एक विमीय गति कहलाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक विमीय गति के, लेकिन टेक्निकल परिभाषा क्या है? केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है। ऐसी गति जिसमें केवल एक निर्देशांक में ही परिवर्तन हो, अन्य दो निर्देशांक स्थिर रहते हों, तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। करेक्ट। द्विविमीय गति, सेकंड पॉइंट है द्विविमीय गति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अब एक विमीय में एक निर्देशांक गतिशील था, लेकिन द्विविमीय में क्या होगा? दो निर्देशांक गतिशील होंगे, एक स्थिर रहेगा। तीनों निर्देशांकों में कोई दो गतिशील होते हैं, एक स्थिर रहता है। दो निर्देशांक गतिशील, दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, यूं भी लिख सकते हैं। और एक स्थिर रहता है। क्लियर है? देखिए, मान लीजिए XY निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है और Z स्थिर है, तो गति होगी XY तल में। अगर कोई कण XY तल में गति कर रहा है तो उसके Z निर्देशांक में परिवर्तन नहीं होगा, उसके X और Y निर्देशांक ही परिवर्तित होंगे। ये निर्देशांक परिवर्तित होंगे। गति कौन से तल में होगी? XY तल में होगी गति। द्विविमीय गति एक समतल में होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक समतल में गति, इसका एग्जाम्पल है एक प्लेन में गति। जैसे फर्श पर कोई बॉल फेंकी जाए तो वो जो गति कर रही है इधर से उधर, वो द्विविमीय गति है। तो ये समतल में गति का एग्जाम्पल है। तो क्लियर है, दो निर्देशांक परिवर्तित होंगे, एक निर्देशांक संपूर्ण गति के दौरान स्थिर रहेगा। इसी प्रकार अगर YZ तल में हो, अगर इस सामने वाली दीवार में YZ तल में अगर कोई एक लिजर्ड घूम रही हो, एक छिपकली घूम रही है, तो वो द्विविमीय गति होगी। अगर वो उसी दीवार पे घूम रही है लगातार YZ तल में, तो वो द्विविमीय गति होगी। इस दीवार पे है तो वो XY तल में द्विविमीय गति होगी। अगर फर्श पे है तो वो इस तल में XZ तल में द्विविमीय गति होती है। क्लियर एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ गति के दौरान समय के साथ केवल दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं। एक जो स्थिर है वो संपूर्ण गति के दौरान ही स्थिर रहेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर तो XY चेंज हो रहे हैं फिर YZ चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं, फिर वो त्रिविमीय गति होगी। लेकिन यहाँ XY अगर परिवर्तित हो रहे हैं प्रारंभ में, तो XY परिवर्तित होंगे, Z क्या रहेगा? नियत रहेगा। करेक्ट। तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। अब हम समझें त्रिविमीय गति। थर्ड पॉइंट, त्रिविमीय गति। नाम से स्पष्ट है, X, Y व Z तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। तीनों निर्देशांक परिवर्तित होंगे, तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। तीनों निर्देशांकों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। यानी X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष पर जो प्रक्षेप हैं तीनों परिवर्तित होंगे। तो देखिए X, Y, Z अगर तीनों में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे मान लीजिए स्पेस में गति, अंतरिक्ष में गति। इसका एग्जाम्पल अंतरिक्ष में गति है। अगर मान लीजिए यहाँ पर रूम में कोई भी कण गति कर रहा हो,
अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बर्ड उड़ रही हो या फिर कोई मॉस्किटो उड़ रहा हो इस रूम के अंदर, तो वो गति होगी त्रिविमीय गति। तो अंतरिक्ष में अगर गतिशील है तो उसके तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। जैसे कोई प्लेन उड़ रहा है अंतरिक्ष में, वो भी त्रिविमीय गति है। तो ऐसी गति जिसके तीनों निर्देशांक x, y और z परिवर्तित होते हों उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। तो यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति को एक्सप्लेन किया है। तो किसी भी बिंदु के या कण के 3 निर्देशांक x, y, z में अगर परिवर्तन होता हो तो वस्तु गतिशील है। भले ही एक निर्देशांक में परिवर्तन हो, अन्य 2 स्थिर हो, या 2 गतिशील हो, 1 स्थिर हो, या तीनों गतिशील हो। तो गति की परिभाषा क्या है? निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन होना। उस आधार पर हमने वर्गीकरण किया, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो उससे पहले हमने जाना कार्तीय निर्देश तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने गति का वर्गीकरण किया है, गति को परिभाषित करते हुए, निर्देश तंत्र को परिभाषित करते हुए गति का यहाँ पर हमने वर्गीकरण किया है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।